हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मा डेली। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म्स। जैसा कि आप जानते हैं, हमने हमारी ऑफिशियल जीपैट 2024 और 2025 की बैचेस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो हम बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। फार्मास्यूटिक्स के नोट्स, ट्यूटोरियल्स और यूट्यूब वीडियोस हमारे चैनल द फार्मा डेली पर अवेलेबल हैं। हमारी वेबसाइट पे इसके नोट्स अवेलेबल हैं thefarmerdaily.com। आप जब भी चाहें यहाँ से इन्हें एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। काफ़ी डिटेल्ड हैंड रिटन नोट्स हैं ये, जो मैंने पर्सनली अपनी जीपैट प्रिपरेशन के टाइम पे यूज़ किए थे, और इन्हीं सारे नोट्स को मैंने आपके लिए इस वेबसाइट पर धीरे धीरे अपलोड किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म्स। तो गाइज, डिफरेंट बेसिस के ऊपर कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म होता है, आज हम वो बात करने वाले हैं। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। ओके, तो फिजिकल स्टेट के हिसाब से सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और गैसियस, ये चार डोजेज फॉर्म के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सॉलिड डोजेज फॉर्म्स में क्या क्या डोसेज फॉर्म्स आते हैं। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म जो होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि इसका जो फिजिकल स्टेट है, जो फिजिकल फॉर्म है, वो सॉलिड होता है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये यूनिट डोसेज फॉर्म्स होते हैं जनरली, और काफ़ी इजीली ये एडमिनिस्ट्रेबल होते हैं पेशेंट्स में। अब कुछ एग्जांपल्स के बारे में जानते हैं जो कि सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर आते हैं। सबसे पहले है गाइस टैबलेट्स। तो टैबलेट जो है गाइस, वो सबसे कॉमन सॉलिड डोसेज फॉर्म है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि 70% ऑफ द मार्केट जो है हमारे फार्मास्यूटिकल मेडिकेशंस का, वो टैबलेट डोसेज फॉर्म पर बेस्ड है, और बाकी के सारे डोसेज फॉर्म्स या फॉर्मुलेशन जो है वो सिर्फ 30% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे इंटायर फार्मास्यूटिकल ड्रग मार्केट के। ओके, तो आगे चलते हैं। टैबलेट्स जो होती हैं गाइस, उनको या तो कंप्रेसिंग मेथड से बनाया जाता है, या फिर एपीआई और एक्सिपिएंट्स के साथ में मिक्सचर को मोल्ड करके बनाया जाता है। ठीक है। टैबलेट्स बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, अनकोटेड, फिल्म कोटेड, शुगर कोटेड, एंट्रिक कोटेड, बेस्ड ऑन देयर इंटेंडेड यूज। इंटेंडेड यूज का मतलब है जिस वे में हम टैबलेट को यूज करना चाहते हैं, एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर बॉडी की लेयर तक जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की जिस लेयर तक हम ड्रग को पहुंचाना चाहते हैं, टैबलेट को पहुंचाना चाहते हैं, उस वे में हम टैबलेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके। एंड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स होती हैं, वो इमीडिएट रिलीज भी हो सकती हैं, एक्सटेंडेड रिलीज हो सकती हैं, एफर्वेसेंट टैबलेट्स हो सकती हैं, डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स हो सकती हैं। तो अलग अलग तरीके की, अलग अलग फॉर्म की टैबलेट्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं। और गाइस, ये क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म है, तो इसमें हम टैबलेट को एक लिमिटेड वे में ही इलेबोरेट कर रहे हैं। आगे आने वाले यूट्यूब वीडियोस में हम ईच एंड एवरी डोजेज फॉर्म का एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, जिससे कि आप हर एक डोजेज फॉर्म को डिटेल में पढ़ सकें। तो अभी हम क्लासिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान देंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है कैप्सूल्स। तो कैप्सूल्स जो होते हैं गाइस, आप जानते हैं कि ये जेलेटिनस शेल्स से बनाए जाते हैं। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स, इसका दो टाइप के जेलेटिन से बनी हुई है कैप्सूल्स आती हैं। ओके, तो कैप्सूल्स आर बेसिकली जेलेटिन शेल्स कंटेनिंग द एपीआई इन पाउडर, ग्रैन्यूल और पेलेट फॉर्म। तो जो एपीआई यानी कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, या जो ड्रग पार्ट है हमारे कैप्सूल्स के अंदर, वो शेल्स के अंदर, जेलेटिन शेल्स के अंदर पाउडर फॉर्म में, ग्रैन्यूल फॉर्म में, या फिर पेलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दीज आर अवेलेबल इन टू टाइप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। कैप्सूल्स प्रोवाइड बेटर एपीआई प्रोटेक्शन एंड आर यूजफुल फॉर ड्रग्स विद एन अनप्लेजेंट टेस्ट और ओडर। तो कैप्सूल्स गाइस बहुत ही अच्छे माने जाते हैं जब हम बात करते हैं टेस्ट और ओडर मास्किंग की, जो कि टैबलेट का लिमिटेशन भी है। और साथ ही साथ कैप्सूल्स के और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जो हम आने वाले कैप्सूल के स्पेशलाइज्ड वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं पाउडर्स और ग्रैनुल्स। तो ये जो डोसेज फॉर्म है, ये फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में एपीआई और एक्सिपिएंट्स का एक मिक्सचर होता है।
ठीक है। और ये एडमिनिस्टर किए जाते हैं या तो डायरेक्टली या फिर किसी सस्पेंशन और सॉल्यूशन के साथ रिकॉन्स्टिट्यूट करके इन्हें एडमिनिस्टर किया जाता है पेशेंट की बॉडी में। नेक्स्ट है गाइस फोर्थ टाइप लॉजेंजेस और ट्रॉचेस। तो लॉजेंजेस गाइस आपने स्ट्रेप्सिल्स खाई होंगी, आपने कॉफ्सिल्स खाई होंगी, तो वो जो ट्रांसपेरेंट दिखने वाली दवाइयाँ होती हैं उन्हें ही हम लॉजेंजेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है विच इज इंटेंडेड टू बी डिजॉल्विंग इन द माउथ इटसेल्फ। माउथ यानी हमारी जो ओरल कैविटी है उसके अंदर ये डोजेज फॉर्म डिजॉल्व हो जाए और वहीं पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या ड्रग का रिलीज प्रोवाइड कर सके फॉर इमीडिएट रिलीफ। इसके लिए हम लॉजेंजेस बनाते हैं, ठीक है। These are commonly used for local action in the throat and oral activity। ज्यादातर लॉजेंजेस और ट्रॉचेस जो हैं वो हमारी जो थ्रोट इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट कम्स गाइस सपोजिटरीज। तो सपोजिटरी एक ऐसा सॉलिड डोजेज फॉर्म है जो जनरली नॉन एंटेरिक रूट्स यानी जो हमारा एंटेरिक रूट है यानी जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, अगर हम उसे अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास ओरली एडमिनिस्टर करने के लिए तो टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, बट अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रूट को कंप्लीटली सरपास करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे डोजेज फॉर्म है जो बॉडी में अदर रूट से दिए जा सकते हैं और एंटेरिक रूट को अवॉइड करके दिए जा सकते हैं बॉडी के अंदर। तो उसके लिए गाइस सपोजिटरीज बनाई गई हैं। सपोजिटरी भी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर आती हैं और या तो ये रेक्टल रूट से इंसर्ट की जाती हैं या वेजाइनल रूट से इंसर्ट की जाती हैं डिपेंडिंग ऑन द इंटेंडेड यूज, ठीक है। तो सपोजिटरीज जो होती हैं दे आइदर मेल्ट और दे डिसॉल्व एट द बॉडी टेम्परेचर, ओके, एंड आफ्टर डिसोल्यूशन they release the active pharmaceutical ingredient for the systemic और local effects। तो या तो अगर हम कोई local effect चाहते हैं तो जो हमारी rectal या vaginal suppositories हैं these can be used for local effect also, like local therapeutic action also, as well as हम इन्हें dissolve या melt करके at the body temperature itself इन्हें सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी पहुंचा सकते हैं और अपना थेरेपेटिक एक्शन वहां भी जनरेट करवा सकते हैं डिपेंडेंट ऑन द यूज, ओके। तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं गाइस हमारे जो सॉलिड डोजेज फॉर्म की कैटेगरी है। ये पहली कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी पे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। जो सेकेंड कैटेगरी आती है डोजेज फॉर्म्स की वो है लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। तो नाम से ही समझ में आ रहा है जो इनका फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड होता है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है गाइस सॉल्यूशंस, ओके। सॉल्यूशंस आर लिक्विड डोजेज फॉर्म्स वेयर द एपीआई इज डिसॉल्व्ड एज अ इन अ सूटेबल सॉल्वेंट। तो जो एपीआई है अगर वो पाउडर फॉर्म में भी है या सॉलिड फॉर्म में भी है तो उसे एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाएगा और उसे एक प्रॉपर होमोजीनियस मिक्सचर की तरह बनाया जाएगा। और जब भी होमोजीनियस मिक्सचर्स की हम बात करते हैं तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इजी एग्जांपल होता है सॉल्यूशंस का, ठीक है। दीज प्रोवाइड रैपिड ड्रग एक्शन एंड आर सूटेबल फॉर पेशेंट्स who have difficulty in swallowing। तो गाइस जनरली हम लिक्विड डोजेज फॉर्म बनाते ही इसलिए हैं कि इसे इजीली गल्प किया जा सके, इंजेस्ट कर लिया जा सके, क्योंकि कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जीडियाट्रिक पेशेंट्स भी होते हैं जिन्हें टैबलेट या कैप्सूल को होल स्वॉलो करने में बड़ी डिफिकल्टी आती है। तो ऐसे सिनेरियो में जैसे कि आप जानते हैं बच्चों को कभी भी टैबलेट्स नहीं दी जाती, बच्चों को जनरली कफ सिरप्स दिए जाते हैं, कोल्ड के भी सिरप्स दिए जाते हैं। तो बच्चों के लिए और इवन जीरियाट्रिक पेशेंट्स के लिए सिरप्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो इजीली उस दवाई को इंजेस्ट कर ले, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है गाइस सस्पेंशन का। तो सस्पेंशन और इमल्शंस जो होते हैं ये एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का मतलब होता है कि ये दो अलग अलग स्टेट ऑफ जो है अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर होंगे और इनको हम एक साथ मिला देंगे और इनको रिकंस्टिट्यूट करके हमेशा हमें एक लिक्विड डोजेज फॉर्म मिला करेगा। तो सस्पेंशंस आर लिक्विड डोजेज फॉर्म्स वेयर द एपीआई इज सस्पेंडेड एज द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड व्हीकल। तो सॉल्यूशंस के अंदर जो केस था गाइस वो ये था कि हमारा एपीआई भी लिक्विड स्टेट में है और हमारा जो सॉल्वेंट है या जो व्हीकल है वो भी लिक्विड स्टेट में, और वो दोनों लिक्विड्स को हमने मिलाया और वो दोनों लिक्विड्स मिला के एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं जो कभी सेपरेट आउट नहीं होते, जो कभी डिसइंटीग्रेट या जो कभी डिस्पर्स नहीं होते, है ना। और सस्पेंशंस जो है गाइस वो एक ऐसा डोजेज फॉर्म है जिसके अंदर हमारे सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ
एपीआई या फिर ड्रग हमारे लिक्विड व्हीकल के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपने देखा होगा कोई भी सिरप या कोई भी सस्पेंशन की बॉटल अगर आपने देखी होगी तो उसके पीछे लिखा रहता है कि काइंडली शेक वेल बिफोर यूज। तो इसलिए लिखा रहता है क्योंकि जनरली सस्पेंशन बॉटल में स्टोर्ड जब रहता है तो उसके सॉलिड पार्टिकल्स और उसका जो लिक्विड व्हीकल है वो सेपरेट हो जाता है। तो हमेशा रेकमेंडेड होता है कि हम उसे जोर से शेक करके रिकॉन्स्टिट्यूट करें सस्पेंशन को और फिर उस मेडिसिन को एडमिनिस्टर करें। ठीक है, द फॉर्मुलेशन रिक्वायर्स शेकिंग बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन टू इंश्योर यूनिफॉर्म ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अदरवाइज अगर हम उसे शेक नहीं करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे सस्पेंशन को, तो क्या होगा कि जो लिक्विड व्हीकल है वो सेपरेटेड रहेगा और जो सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, राइट। So to prevent that we need to reconstitute a suspension before intake, right? Now coming to guys the emulsions भी एक liquid dosage form का टाइप है। ये एक ऐसा लिक्विड डोजेज फॉर्म है जिसके अंदर दो इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब क्या होता है गाइस? इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब ऐसा होता है वो लिक्विड्स जो आपस में एक दूसरे से कंपैटिबली डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, जैसे ऑयल और वाटर सबसे बढ़िया एग्जांपल है ना। ऑयल और जनरली ऑयल और वाटर ऐसे स्टेबलाइजिंग इमल्सिफाइंग एजेंट्स को मिलाकर इनके इमिसिबल लिक्विड्स को साथ में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ताकि वो एक इमल्शन बना सके। ठीक है, एंड दे आर यूज्ड फॉर पुअर वाटर सॉल्युबिलिटी ड्रग्स स्पेशली फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन। तो ऐसे सारे ड्रग्स जो कि पुअरली वाटर सॉल्युबल हैं तो उनके लिए क्या किया जाता है, ऑयल सॉल्युबल लिक्विड के अंदर उन ड्रग्स को मिलाया जाता है, साथ में एक जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है उसे मिलाया जाता है और फिर इनको कॉन्स्टिट्यूट करके एक इमल्शन, एक स्टेबल इमल्शन बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस, सिरप्स और एलिक्सर्स की बात करते हैं। सिरप्स और एलिक्सर्स जो हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है। एलिक्सर्स जो होते हैं वो स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं कंटेनिंग द एपीआई, एंड दीज लिक्विड डोजेज फॉर्म्स आर सूटेबल फॉर पीडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक पेशेंट्स। तो जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि जो हमारे पीडियाट्रिक और जेरियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं इन्हें ड्रग को यानी जो मेडिसिन है हमारा टैबलेट या कैप्सूल डोजेज फॉर्म, जो हमारे सॉलिड डोजेज फॉर्म्स हैं उनको इनगल्फ करने में, उनको स्वॉलो करने में दिक्कत आती है, इसीलिए ये ड्रग को जो है सस्पेंड करके या ड्रग को जो है सॉल्युबलाइज करके सिरप या एलिक्सर के फॉर्म में बनाया जाता है ताकि इजीली इनटेक कर पाए हमारे पीडियाट्रिक और जेरियाट्रिक पेशेंट्स। ओके, तो आगे चलते हैं, यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है हमारी दूसरी कैटेगरी of dosage forms, that is liquid dosage forms। आगे चलते हैं, on the basis of physical state जो तीसरा type of dosage form है वो है semi solid dosage form। semi solid dosage forms जो category है ये ना completely solid है, ये ना ही completely liquid है, ये काफी थिक और वैक्सी प्रेपरेशंस होते हैं। ये काफी ऐसे प्रेपरेशंस होते हैं जिनको इजीली आप दबाकर मोल्ड कर सकते हो हाथ से। ओके, तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स में क्या क्या आता है। तो पहला होता है गाइस क्रीम्स। क्रीम्स जो होते हैं ये एक टाइप के इमल्शन ही है, बट ये लिक्विड नहीं है, कंप्लीटली फ्लो नहीं हो जाते, काफी थिक होते हैं। ठीक है, क्रीम्स आर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स कंटेनिंग ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल इमल्शंस। तो ये है एक टाइप का इमल्शन, बट इनकी जो थिकनेस है, इनकी जो विस्कोसिटी है वो डिफाइन करती है कि ये लिक्विड डोसेज फॉर्म से कैसे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन। ऑफ कोर्स आप जानते हैं हम दुनिया भर की सारी क्रीम्स जो यूज करते हैं आज के जमाने में वो सभी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म का पार्ट होती है। ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन एंड आर वेरी इजी टू स्प्रेड ऑन स्किन। तो आप सभी जानते हैं क्रीम्स का इस्तेमाल हम रोज हमारी डेली लाइफ में वैसे भी करते हैं। आगे चलते हैं, ऑइंटमेंट्स की बात करते हैं। आपने ढेर सारे ऑइंटमेंट्स जो आई ऑइंटमेंट्स आते हैं या किसी वुंड पे लगाने वाले ऑइंटमेंट्स आते हैं उनको देखा होगा। तो ऑइंटमेंट्स जो है गाइस ये एक ऐसा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है जो काफी ग्रीसी होता है और इनका जो बेस होता है वो ऑयली होता है जनरली। ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर लोकल एप्लीकेशन एंड प्रोवाइडिंग अ प्रोलॉन्ग्ड ड्रग रिलीज। तो होता क्या है कि अगर आप कहीं पर भी ऑइंटमेंट लगाते हो तो उसका एक ड्रग रिलीज का जो पैटर्न होता है वो काफी प्रोलॉन्ग्ड होता है, मतलब वो काफी टाइम के लिए, काफी लंबी ड्यूरेशन के लिए आपको इफेक्ट देता है। और ये जनरली लोकल एप्लीकेशन के लिए होता है, मतलब जिस पर्टिकुलर प्लेस में आपको पेन है या कोई वूंड है वहां पे अप्लाई करने के लिए बनाए गए हैं।
कमिंग टू द जेल्स, तो जेल्स भी एक काइंड ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है जो कि जेली लाइक कंसिस्टेंसी के होते हैं, और ये भी टॉपिकल, ऑप्थेल्मिक मतलब आई के अंदर एप्लीकेशन करने के लिए, और लोकलाइज ड्रग डिलीवरी एक्शन के लिए अप्रूव्ड होते हैं, और इन्हें हम इसी कारण से यूज करते हैं। तो ये है हमारा थर्ड कैटेगरी। अब हम चलते हैं फोर्थ कैटेगरी ऑफ डोजेज फॉर्म, जो कि होते हैं गैसियस डोजेज फॉर्म्स। ठीक है, तो एग्जांपल है गैसियस डोजेज फॉर्म्स का एरोसोल्स। आपने सुना होगा काफी सारे स्प्रेज आते हैं। तो एरोसोल्स प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म्स होते हैं जो कि स्प्रे करने पर, प्रेस करने से अपना जो एपीआई है उसे रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइन पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा वॉलिनी स्प्रे आते हैं, बहुत सारे फास्ट रिलीज स्प्रे आते हैं मार्केट के अंदर। तो ये जब हम इनका नोजल को प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने से प्रेशर की वजह से ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में या फिर फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में ड्रग को रिलीज करते हैं, और लोकल एप्लीकेशन के लिए, इनहेलेशनल्स के लिए या नेजल रूट्स के लिए ये ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो था फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म होते हैं वो अब हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं गाइज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कौन सा ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू, कौन सा ऐसा रूट है जिसके थ्रू हम ड्रग के अंदर, बॉडी के अंदर जो ड्रग है उसे एडमिनिस्टर करने वाले हैं या फिर पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है, सबसे पहला है इंटरल डोजेज फॉर्म्स। इंटरल डोजेज फॉर्म्स का मतलब होता है जो एंट्रिक कैविटी के थ्रू हम पहुंचाने वाले। एंट्रिक कैविटी का मतलब होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, तो ओरल डोजेज फॉर्म्स जो होते हैं जो माउथ से लिए जाते हैं, जो ओरल कैविटी के थ्रू लिए जाते हैं, ओरल कैविटी में इंटेंडेड रिलीज होता है उनका, उन सभी को हम ओरल डोजेज फॉर्म बुलाते हैं, जैसे कि टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप, सॉल्यूशंस, ये सारे हो गए हमारे ओरल डोजेज फॉर्म्स। देन सेकंड कैटेगरी आती है सबलिंगुअल या बकल कैविटी। तो सबलिंगुअल या बकल कैविटी के थ्रू जब हम कोई ड्रग को बॉडी में रिलीज करवाने वाले होते हैं तो उसे हम सबलिंगुअल या बकल कहते हैं। तो इसमें एग्जैक्टली कौन सा टारगेटेड एरिया ऑफ एक्शन होता है, जो रूट होता है वो बेसिकली टंग और चीक होता है। तो जो टंग के अंदर जो सलाइवरी माइलेस है या फिर जो हमारी चीक्स के अंदर जो लिक्विड है, जो हमारे एंजाइम्स हैं उनके थ्रू, सलाइवरी एंजाइम्स के थ्रू हमारी ड्रग जो है वो डिसॉल्व होती है माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर, सबलिंगुअल कैविटी के अंदर, और वहीं पर अपना एक्शन देती है, वहीं से ड्रग बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है। तो इसलिए इन्हें सबलिंगुअल या बकल डोजेज फॉर्म्स कहा जाता है। थर्ड कैटेगरी आती है गाइस रेक्टल कैटेगरी। रेक्टल कैटेगरी के अंदर हम जनरली सपोजिटरीज और एनीमास का इस्तेमाल करते हैं रेक्टम के थ्रू लोकलाइज्ड या सिस्टमिक इफेक्ट्स शो करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर हम ड्रग को एडमिनिस्टर करवाते हैं। नेक्स्ट कम्स गाइस पैरेंटरल डोजेज फॉर्म। पैरेंटरल डोजेज फॉर्म जो है ये हमारी एंट्रिक कैविटी के एक्सक्लूडेड डोजेज फॉर्म्स है। यहाँ पर हम डायरेक्टली हमारी बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग को एंटर करवा रहे हैं। यहाँ पर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू नहीं जा रहे हैं जहाँ पे पहले ड्रग जाएगी, डिसइंटीग्रेट होगी, डिसॉल्व होगी, फिर जाके ब्लड में एसिमिलेट होगी। यहाँ हम डायरेक्टली किसी ना किसी वे में ब्लड के अंदर या फिर जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसके अंदर ड्रग को पहुंचा रहे हैं, इसीलिए इन्हें पैराएंट्रल कहा जाता है। पहला था एंट्रिक, ये है पैराएंट्रल, मतलब ये एंट्रिक कैविटी के थ्रू नहीं जाता है, ये डायरेक्टली बॉडी के अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाता है। तो इसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि इंट्रावेनस। तो इंट्रावेनस नाम से समझ में आता है कि वेन्स के अंदर हम डायरेक्टली ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द वेन्स फॉर रैपिड एंड कंप्लीट ड्रग एब्सॉर्प्शन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आईवी जो रूट होता है, इंट्रावेनस जो रूट होता है, इससे 100% बायोअवेलेबिलिटी मिलती है, यानी कि जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो 100% ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही डिसॉल्व होती है जाकर। ओके, जब हम आईवी रूट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब हम ये भी डिस्कस करेंगे अगले कुछ वीडियोस में कि कैसे ये एक तरीके से एडवांटेजेस भी है लेकिन डिसएडवांटेजेस भी होते हैं आईवी रूट के।
राइट। नाउ कमिंग टू इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर मतलब हम जो है ड्रग को इंजेक्टेबल फॉर्म में मसल या मसल टिश्यू के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द मसल टिश्यू फॉर स्लोअर एब्जॉर्प्शन कंपेयर टू आईवी बट फास्टर देन ओरल। तो ओरल डोजेज फॉर्म्स के या ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से तो काफी जल्दी ड्रग जो है एब्जॉर्ब होगी, लेकिन इंट्रामस्कुलर यानी मसल टिश्यू के अंदर देने से क्या होगा कि वेन्स के कंपैरिजन में थोड़ा स्लोअर एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन ओरल से तो काफी फास्ट होने वाला है, ठीक है। देन कम सबक्यूटेनियस। तो सबक्यूटेनियस जो है ये स्किन की एक लेयर होती है जिसके अंदर हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, और ये फैटी टिश्यू लेयर जो है आप इसको बोल सकते हो बीनीथ द स्किन, इसके अंदर हम बेसिकली ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। और होता क्या है, इससे हम बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड रिलीज ऑफ एक्शन पाते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ड्रग को ना दें, सिर्फ पैरेंटल डोजेज फॉर्म पैरेंटल रूट से ही ड्रग को पहुंचाएं, और हम चाहते हैं कि बहुत ही इनलार्ज्ड या प्रोलॉन्ग्ड रिलीज ऑफ ड्रग हमें मिले, तो उसके लिए हम सबक्यूटेनियस डोजेज फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। देन कम्स गाइस इंट्राडर्मल। तो इंट्राडर्मल इज बेसिकली इंजेक्टेड इन द स्किन लेयर, commonly used for the allergy testing and tuberculin skin test। तो इंट्राडर्मल भी एक टाइप ऑफ जो है हमारा पैरेंटल डोजेज फॉर्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। आगे चलते हैं गाइस, बात करते हैं टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स की। टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स जो होते हैं वो पर्टिकुलरली लोकल एक्शन प्रोवाइड करते हैं, और वो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ही दिए जाते हैं। जहां पर भी दर्द है, जहां पर पेन है, जहां पर कोई वुंड है, जहां पर कोई ब्रूस है, उस एरिया में अप्लाई करने पर एक्शन मिलता है, इसीलिए उन्हें टॉपिकल डोजेज फॉर्म क्या कहा जाता है। ये जनरली एक्सटर्नल यूज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दीज आर नॉट गिवन इंटरनली, ना तो वो पैरेंटल रूट से बॉडी के अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहे हैं, और ना ही वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रूट के थ्रू बॉडी के अंदर जा रहे हैं। ये सिस्टमिक इफेक्ट के लिए नहीं, ये लोकल इफेक्ट के लिए बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें टॉपिकल डोजेज फॉर्म कहा जाता है, एक्सटर्नल यूज के लिए बनाया गया है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि डर्मल। तो जब हम स्किन के थ्रू किसी डोजेज फॉर्म को हमारी बॉडी में, किसी डोजेज फॉर्म को हमारी बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं और ड्रग को जो है एक्सटीरियर एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसे हम डर्मल रूट के थ्रू दे सकते हैं, जो कि स्किन की सरफेस पे लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, जेल्स, पैचेस, ये सभी डर्मल रूट से दिए जाते हैं। सेकंड आता है ऑक्यूलर। ऑक्यूलर मतलब अगर हम आई के अंदर लोकल इफेक्ट के लिए, कोई आई की इन्फेक्शन है, आईज में पेन हो रहा है, आईज में टीयरिंग हो रही है, तो इन सारी रीजंस की वजह से जब भी हम आई प्रिपरेशन यूज करते हैं, जिनको हम ऑप्थेल्मिक्स भी कहते हैं, ऑप्थेल्मिक्स भी जिनको बुलाया जाता है, अगर हम ऑक्यूलर रूट से कोई भी मेडिसिन पहुंचा रहे हैं, डोजेज फॉर्म को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उसे हम ऑक्यूलर टॉपिकल डोजेज फॉर्म बुलाते हैं। ये जनरली आईज में दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई ड्रॉप्स हो गए, आई के ऑइंटमेंट्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस नेजल रूट। तो नेजल रूट यानी हमारी नोज और हमारी नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी के थ्रू जब हम ड्रग को हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर करवाते हैं, उसे नेजल रूट कहा जाता है। जनरली हम नेजल स्प्रेज जो होते हैं, जो यूज करते हैं, या फिर इनहेलेशनल्स यूज करते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, नेजल टॉपिकल डोजेज। देन कम्स दी ऑटिक। तो ऑटिक का मतलब ईयर से होता है, ईयर से जुड़े हुए हैं ये। तो जब भी कभी कोई ईयर इन्फेक्शन के लिए, ईयर पेन के लिए हम ईयर ड्रॉप्स या ईयर ऑइंटमेंट्स लेते हैं, तो उसे हम डायरेक्टली ईयर में एक्सटीरियरली अप्लाई करते हैं फॉर अ लोकल एक्शन। तो इसे हम ऑटिक डोजेज फॉर्म्स या ऑटिक टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स भी बुला सकते हैं। नेक्स्ट कम्स गाइस इनहेलेशनल डोजेज फॉर्म्स। तो काफी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेलेशनल डोजेज फॉर्म्स आते हैं। ओरल इनहेलेशनल, नेजल इनहेलर्स, या फिर जो हमारे जनरली हमारे जो ड्रग्स होते हैं जो एस्थमा में यूज किए जाते हैं, जैसे ओरल इनहेलेशनल पंप्स होते हैं, नेजल भी काफी सारे पंप्स आते हैं, तो ये सारे डोजेज फॉर्म्स को हम इनहेलेशनल डोजेज फॉर्म बुला सकते हैं। ओरल इनहेलेशनल के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, मेडिकेशन डिलीवर्ड थ्रू इनहेलर्स और नेब्यूलाइजर्स। नेब्यूलाइजर्स भी इसके अंदर आते हैं, जनरली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। और जो नेजल वाले हैं वो लोकल और सिस्टमिक दोनों इफेक्ट्स के लिए यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे लंग में भी दवाई पहुंचा सकते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है रिलीज पैटर्न के बेसिस पे। तो रिलीज पैटर्न के बेसिस पे गाइस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म बनाए गए हैं। सबसे पहले आता है उसके अंदर इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म। इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म नाम से ही समझ में आ रहा है, हम चाहते हैं कि जैसे ही ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर किया गया है वैसे ही उसका जल्दी से जल्दी एज फास्ट एज पॉसिबल उसका थेरेपेटिक एक्शन देखने को मिले। तो ऐसे सारे डोजेज फॉर्म्स रिलीज द इंटायर ड्रग डोज रैपिडली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे ही हमने ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर किया इमीडिएटली वो बॉडी के अंदर ड्रग को कंप्लीटली रिलीज कर देते हैं, ताकि एज सुन एज पॉसिबल द फास्टेस्ट अमाउंट ऑफ ऑनसेट ऑफ एक्शन हमें देखने को मिले। ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस मॉडिफाइड रिलीज, या जिसको कि सस्टेन्ड रिलीज डोजेज फॉर्म भी कहा जाता है। इसके अंदर कुछ डिफरेंट कैटेगरी है या डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि एक होता है डिलेड रिलीज। तो इसमें क्या होता है, इंटेंशनली डोजेज फॉर्म का जो रिलीज है उसे डिले किया जाता है विद इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है एक्सटेंडेड रिलीज, मतलब हम एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के लिए धीरे धीरे ड्रग को जो है बॉडी के अंदर रिलीज करना चाहते हैं, रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग। तो जनरली होता क्या, एक्सटेंडेड रिलीज डोजेज फॉर्म इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको दिन में एक ही बार मेडिसिन लेना पड़े और बार बार जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग है उसे हम डिक्रीज कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट कम्स कंट्रोल्ड रिलीज। कंट्रोल्ड रिलीज जो होता है, ड्रग रिलीज इज कंट्रोल्ड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट। मतलब उसके अंदर जब हम टैबलेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे तब आई विल शो यू वाया डायग्राम एंड ऑल। तो कंट्रोल्ड रिलीज की जो टैबलेट्स होती हैं या कंट्रोल रिलीज जो डोजेज फॉर्म होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। उसमें सेगमेंट्स होते हैं छोटे छोटे जिनके अंदर ड्रग का यानी एपीआई का कॉन्सेंट्रेशन होता है, और प्री डिटरमाइंड रेट से उतना ही पार्ट जो है बॉडी के अंदर धीरे 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 डिसइंटीग्रेट और डिसॉल्व होता है, ताकि एक सर्टन लेवल ऑफ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में मेंटेन किया जा सके। ठीक है। Now, coming to classification on the basis of packaging. तो पैकेजिंग के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है डोजेज फॉर्म्स को। दो टाइप के डोजेज फॉर्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैकेजिंग। एक होता है यूनिट डोज यानी सिंगल डोज एट अ टाइम। ठीक है, इंडिविजुअली पैकेजिंग अ सिंगल डोज एट अ टाइम फॉर अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। और दूसरा होता है मल्टी डोज। मल्टी डोज का मतलब होता है डोजेज फॉर्म्स अलाउ मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द सेम कंटेनर, जैसे कि बॉटल्स हो गए, वायल्स हो गए। तो इनके अंदर से बार बार आप ड्रग को इजेक्ट कर सकते हैं और बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। राइट। नाउ कमिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब डोजेज फॉर्म जो है बॉडी के अंदर कैसे फंक्शन करेगा उसके बेसिस पर हमारे पास तीन टाइप के क्लासिफिकेशन है। पहला है थेरेपेटिक डोजेज फॉर्म, दूसरा है डायग्नोस्टिक डोजेज फॉर्म और तीसरा है प्रोफाइलैक्टिक डोजेज फॉर्म। तो थेरेपेटिक डोजेज फॉर्म का मतलब है कि ये जो डोजेज फॉर्म है ये बॉडी के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी हमारा एपीआई डिलीवर करेगा और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेडिकल कंडीशन के लिए एज ए ट्रीटमेंट काम करेगा, एक प्रॉपर थेरेपेटिक एक्शन डिलीवर करेगा। ठीक है। दूसरे होते हैं डायग्नोस्टिक डोजेज फॉर्म। ये नाम से समझ में आ रहा है कि एक्चुअली किसी ट्रीटमेंट के लिए प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये ऐसे डोजेज फॉर्म है जो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए बॉडी के अंदर दिए जा रहे हैं, ताकि हम ये डिटरमाइन कर पाए कि पेशेंट को कोई पर्टिकुलर डिजीज तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल की कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स दिए जाते हैं बॉडी के अंदर फॉर इमेजिंग स्टडीज, जो हमारे डिफरेंट एमआरआई या सिटी स्कैन इमेजिंग होती हैं, जितनी भी टाइप की इमेजिंग होती है इनके इमेजिंग के पहले जब हम कोई डायग्नोस्टिक डोजेज फॉर्म बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं ताकि टू फाइंड आउट द डिफरेंट डिजीजेस और वट एवर द मेडिकल कंडीशंस आर इन द पेशेंट्स बॉडी, उनके लिए जब यूज करते हैं तो उससे हम डायग्नोस्टिक डोजेज फॉर्म कहते हैं। तीसरा कैटेगरी है प्रोफाइलैक्टिक डोजेज फॉर्म। इसका मतलब होता है कि डोजेज फॉर्म्स यूज टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ सर्टेन मेडिकल कंडीशंस, फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन। तो पहला था गाइस ट्रीटमेंट के लिए, दूसरा था डायग्नोसिस के लिए और तीसरा है प्रोफाइलैक्टिक एक्शन के लिए। प्रोफाइलैक्टिक एक्शन मतलब हम प्रिवेंशन करना चाह रहे हैं किसी डिजीज का। अगर हम जानते हैं कि इस एज में इस पर्टिकुलर पेशेंट ग्रुप को ये पर्टिकुलर बीमारी हो सकती है, कोई भी टाइप की ऐसी डिजीज जो वैक्सीन से प्रिवेंट की जा सकती है, ऐसी बीमारियों के लिए जब हम
प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंशन के मोटिव से कोई मेडिसिन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं तो उसे प्रोफाइलेक्टिक डोजेज फॉर्म कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, द बिगेस्ट एग्जांपल इज वैक्सीन, जैसे पोलियो वैक्सीन हो गया या किसी भी पर्टिकुलर बीमारी के लिए जो वैक्सीन हमें बचपन में दिए जाते हैं, पीडियाट्रिक पेशेंट्स को जनरली बहुत सारे वैक्सीन लगते हैं, तो उन सबको हम क्या कहेंगे, प्रोफाइलेक्टिक डोजेज फॉर्म्स कहेंगे। ठीक है, अब मिसलेनियस भी दो कैटेगरी है गाइस, जो इन सारी कैटेगरीज जो हमने आज पढ़ी हैं उनके बाहर है, उनके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती, इसलिए मैंने एक मिसलेनियस क्लासिफिकेशन भी दिया है ताकि हमसे कोई भी कैटेगरी छूटनी नहीं चाहिए। हम एक इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम जीपैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम ओवरऑल सारे टॉपिक्स को इक्वली इंपॉर्टेंट लेकर चलेंगे, हम किसी भी टॉपिक को लाइटली नहीं लेंगे, किसी भी टॉपिक को कम इंपॉर्टेंस नहीं देने वाले हैं, सभी टॉपिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, कोई भी सिंगल वर्ड भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जीपैट के लिए हमारी जो इंटेंशन है, जो हमारा माइंडसेट है कि हमें टॉप 100, टॉप 50 या टॉप 10 रैंक्स के अंदर आना है, टॉप 5 रैंक्स के अंदर आना है, तो अगर आप ऐसे ही एक स्टूडेंट हैं तो प्लीज ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू लीव नन ऑफ द टॉपिक्स, किसी भी टॉपिक को आपको बिना पढ़े नहीं जाना है, बिना समझे नहीं जाना है एग्जाम देने, राइट। तो इसी इंटेंशन के साथ गाइज मिसलेनियस क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। दो कैटेगरीज इसके अंदर आती हैं, एक है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, नाम आपने डेफिनेटली सुना ही होगा, और दूसरा है आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म्स। तो डोजेज फॉर्म की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे आयुर्वेदिक एलोपैथिक मेडिसिन और एलोपैथिक डोजेज फॉर्म्स हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं ऊपर, लेकिन आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म्स भी एक कैटेगरी होती है जिनके नाम आपने बहुत नॉर्मली सुने होंगे, आपने कोग्नोसी में पढ़े भी होंगे डिटेल में, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे सूटिक्स में डोजेज फॉर्म्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट है कि हम इन डोजेज फॉर्म्स को भी एक नजर टच करते हुए एक बार पढ़ते हुए आगे बढ़े। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो होते हैं गाइस, ये ऐसे डोजेज फॉर्म्स हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए या फिर थेरेपेटिक पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा है गाइस आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म्स, जैसे कि आपने सुने होंगे चूर्ण, क्वाथ, गुग्गुल्स, ठीक है, भस्म, ढेर सारे नाम सुने होंगे आपने, लोह भस्म, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आपने सुने होंगे। तो ये जितने भी प्रेपरेशंस होते हैं, आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म्स जो होते हैं, ये सर्टेन कैटेगरी है, इन्हें भी हम पढ़ेंगे जब हम कोग्नोसी के वीडियोस बनाएंगे, तब आपके लिए डिटेल्ड वीडियोस लाएंगे सारे आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म्स के लिए भी, क्योंकि एज आई ऑलरेडी सेड वी डू नॉट हैव टू स्किप एनी टॉपिक फॉर जीपैट, वी हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल, एंड that is the way how we can actually get a rank under 100, under 50, under 10. Okay, तो अगर यही आपका मोटो है तो हमारे वीडियोस को आप इसी तरह देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। हमारा जो वेबसाइट है thefarmerdaily.com, इसके ऊपर आपको सभी जीपैट कैटेगरी के नोट्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे जीपैट ट्यूटोरियल्स के अंदर सारे ही नोट्स मिल जाएंगे हर टॉपिक के बारे में, जिनके लिए भी हमने यूट्यूब वीडियोस बनाए हैं और अपलोड किए हैं। तो keep motivating us by liking our videos, by sharing our videos with your friends, keep studying, and do let us know, do let me know in the comment section कि आपको आने वाले टाइम में कौन कौन से वीडियोस चाहिए, कौन कौन से टफ टॉपिक्स लगते हैं आपको जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनके वीडियोस मुझे आपके लिए बनाने चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।